Every year, 10 crore people in India are pushed into poverty because of medical bills. One medical emergency in the family and they're bankrupt. हर साल 7% of Indians slide into poverty because of healthcare cost. Most of India is one health emergency away from bankruptcy. Sports exercise नहीं होते हैं. Sports is not exercise. No, sports is not exercise. Sports खेलने से आप fit नहीं होते हो. आपको fit होना चाहिए ताकि आप sports खेल सको. Walking is a great activity. पूरा इंडिया के लिए वॉकिंग एक्सरसाइज है और आप बोल रहे हो वॉकिंग एक्सरसाइज है ही नहीं. No. What is a food item which is around 200-250 calories? आपने शाम को जाके बाहर चाट पकौड़ी खा ली. वो बोलते हैं ना कि मैं उतना खा भी नहीं रहा हूँ, मैं भी सिर्फ सांस ले रहा हूँ, मेरा वेट गेन हो रहा है. और कोई पतला है, वो खाते जा रहा है लेकिन उसका वेट गेन नहीं हो रहा है. तो इसका साइंस क्या है, ये क्यों हो रहा है? हो सकता है उनकी डाइट में प्रोटीन कम हो. दूसरा उनका मूवमेंट कम हो. जब भी किसी को थोड़ा भी पेन होता है तो वो क्रोसिन ले लेते हैं या कोई और स्ट्रॉन्गर मेडिसिन भी ले लेते हैं. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Unfortunately, we only talk about what the medicines do. We don't talk about what their unintended side effects are. They affect your liver. They harm your liver. They hurt your liver. Lifespan बढ़ रहा है, health span नहीं बढ़ रहा है. I want to thank Zerodha's Media Network 01 for making this entire show Rethink India possible. आज के रीथिंक इंडिया एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जो फिटनेस और वेलनेस की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं. ही इज द फाउंडर ऑफ फिटर, एक कम्युनिटी ड्रिवन फिटनेस प्लेटफॉर्म जो आज दुनिया भर के लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है. फ्रॉम बीइंग एन इंजीनियर टू बिल्डिंग वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट फिटनेस टेक स्टार्टअप्स, उनका जर्नी ट्रूली इंस्पायरिंग है. प्लीज वेलकम जितेंद्र चौकसी. उनको लोग जेसी के नाम से जानते हैं. हाय जेसी. Hi, So first of all, आपके introduction में I didn't say one thing. I think personally you have probably the best body I've ever seen. So JC, I've of course known you for a very long time. Yes. So JC, बहुत लोग को पता नहीं है, वो मुझे भी बहुत कुछ सिखाए हैं फिटनेस के बारे में. So I've also personally considered him to be a mentor for a long time. So I'm very excited कि आज जो मैं भी सीखा हूँ JC से, वो आज लाखों लोग और सीखेंगे. So JC, I had structured this entire episode in 3 parts. One was basics, second is boosters, and third is band-aid. Right. So मुझे चालू करना था बेसिक्स से. इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज, क्या कार्डियो बेटर है या वेट लिफ्टिंग बेटर है, हमें कितना एक्सरसाइज कितना टाइम्स पर वीक करना चाहिए, क्या सब करना चाहिए. फिर आएंगे न्यूट्रिशन पे, हाउ टू लूज वेट एंड हाउ टू गेन वेट. Right. How to lose fat, how to gain fat. So I want to understand all of this. Hydration, sleep. These are the 4 things we'll cover in basics. Sure. Then we'll move on to boosters कि हमें health checkups कितना frequently कराना चाहिए, कौन से blood test कराना चाहिए. Supplements क्या अच्छे होते हैं, क्या खराब होते हैं, क्या हमें कौन से supplements लेना चाहिए. Health devices पे कि क्या सब devices आजकल बहुत कुछ trend हो रहे हैं, क्या सब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए. एंड लास्टली हम बात करेंगे मेडिसिन, यानी बैंडेड में मेडिसिन के बारे में बात करेंगे. जैसे कि अभी ओजेम्पिक बहुत ट्रेंड कर रहा है. वील ऑल्सो टॉक अबाउट पेन किलर्स. हाउ फ्रीक्वेंटली शुड वी टेक पेन किलर्स. अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो क्या उन्हें पेन किलर्स लेना चाहिए, कितना फ्रीक्वेंटली लेना चाहिए. तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने सोचा था. बट अगर आपको कुछ और ऐड भी करना है, वी कैन ऐड दैट. I think this is perfect. ओके. अच्छा ये. Yeah. सो इंडिया में जो मैं नोटिस किया हूँ अपने पेरेंट्स से भी और रिलेटिव्स सब भी मैं देखता हूँ, एक्सरसाइज का मतलब बहुत लोगों के लिए है वॉकिंग. Yes. एंड स्पेशली अगर मैं देखूंगा 45 के ऊपर वाले एज ग्रुप, वो ज़्यादातर उनके लिए एक्सरसाइज वॉकिंग है. वो हफ्ते में 4-5-6 बार वॉक पे जाते हैं, हर रोज ऑलमोस्ट वॉक पे जाते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आधा 1 घंटा हर रोज वॉक कर रहे हैं. लेकिन तभी भी वो काफ़ी बार डायबिटिक हैं या उनके स्टमक निकला हुआ है, बोलते हैं ना वॉकर्स बेली. सो
what do you think about walking? Is walking a great form of exercise? And what's your take? So walking is a great activity. Walking को हम typically non-exercise activity consider करते हैं. जब भी आप कपड़े धोते हैं या पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या walk करते हैं, ये generally they are part of non-exercise activity. ये exercise इसको नहीं बोल सकते हम, ठीक है? लेकिन तो walking exercise नहीं है? No, walking is not exercise. Walking is specifically called non-exercise activity. इंटरेस्टिंग. Yes. पूरा इंडिया के लिए वॉकिंग एक्सरसाइज है और आप बोल रहे हो वॉकिंग एक्सरसाइज है ही नहीं. उसको बोलते ही है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी. ओके. तो इट इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी जो कि हर इंसान को करनी चाहिए. अभी हाल ही में लैंडसेट की रिसर्च आई है, लास्ट मंथ ही आई है. उसमें लिखा है कि वॉकिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं. आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क उससे कम होती है, आपकी कैंसर रिस्क कम होती है, आपकी ऑल कॉज मोर्टेलिटी वो भी आपकी काफ़ी कम होती है. तो 7,000 स्टेप से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने मिल जाते हैं. ओके. और 7,000 के बाद ऐसा नहीं है कि और अगर आप वॉक करोगे तो उसके बेनिफिट्स नहीं है. बेनिफिट्स अप टू 12,000 स्टेप्स नोटिस किए गए स्टडी में, क्योंकि 12,000 के बाद उनके पास में पार्टिसिपेंट्स नहीं थे जो उससे ज़्यादा चलते थे. अच्छा. तो इसका मतलब यह है कि हम ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि लोग जितना वॉक करते हैं उनको उतने बेनिफिट्स मिलते हैं. तो 7,000 स्टेप्स इज़ लाइक अ बेसिक मिनिमम फॉर एनीबडी टू गेट सब्सटैंशियल बेनिफिट्स आउट ऑफ वॉकिंग. तो 7,000 स्टेप्स सब लोग को हर रोज वॉक करना चाहिए. एंड अगर आप ज्यादा वॉक करें तो और भी बेटर है. और बेटर है, यस. एक लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आई थिंक इंडिया में स्पेशली, मैं 13 इयर्स यूएस में रहता था. वहाँ वॉकिंग बहुत ईजी था. मतलब मैं काम पे भी जा रहा था, मैं वॉक कर रहा हूँ, चाहे वो 1 किलोमीटर दूर भी हो, 2 किलोमीटर दूर भी, मैं वॉक पे जा रहा था. यहाँ फुटपाथ बेडली है, ऊबर खाबर है, मतलब इट्स नॉट वेरी इवन. एंड इन जनरल बहुत कम पार्क्स हैं, lifestyle बहुत busy है. So how do you suggest people to incorporate walking? I personally also, to be very honest, I also find it challenging to do 7 to 8,000 steps every single day. So ये एक हैक मैंने अपने फ्रेंड रोहित, राइट? हाँ. सो रोहित जब पूरी दुनिया सो के उठती है तब तक उसके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके होते हैं. क्योंकि वो एक तो उसके पास में डॉग है तो वो उसको वॉक पे लेके जाता है. दूसरा, वो जब भी उसके पास फ़ोन आता है वो कभी भी बैठ के फ़ोन पे बात नहीं करता है. Okay. He gets up, he walks till the time he is on phone. और उसमें होता ही है कि दिन में अगर उसके 10 कॉल्स होते हैं तो 5-5 मिनट वो वॉक करता है, उसके वहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं 5,000 जस्ट बिकॉज ही इज़ वॉकिंग वाइल ही इज़ टॉकिंग. ओके. तो दिस ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर यू टू गो आउटसाइड. आप घर में फ़ोन आया, इंस्टेड ऑफ बैठ के या लेट के फ़ोन करने की जगह आप खड़े होके लोगों से बात कर सकते हो. ओके. फेल लोग वहाँ पे होते हैं जब वो एक बार में 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. उन्हें क्या करना चाहिए कि हर थोड़ी देर में उन्हें उठना है और वॉक करनी है. अगर हर आधे घंटे 1 घंटे में आप 500 स्टेप्स कवर कर रहे हो तो दिन में आपके आराम से 10,000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे विदाउट डेडिकेटिंग ए स्पेसिफिक टाइम फॉर इट. सो वॉकिंग इज गुड, बट इज वॉकिंग इनफ? नो, वॉकिंग आपका मसल्स बिल्ड नहीं करता है. और देखिए, मसल्स जो है वो हर इंसान के लिए काफ़ी ज़रूरी है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स हो, क्योंकि आधी से ज़्यादा जो आपकी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती है उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा रोल जो होता है वो होता है आपके विसरल फैट का. और विसरल फैट आपकी बॉडी में बिल्डअप होता है तो उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, वहाँ से फिर आपका NFLD भी बिल्डअप होता है, वहीं से आपकी डायबिटीज़ भी होती है. और ये सारी चीज़ों के कॉन्ट्राइंडिकेशंस फिर आपके बढ़ते चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, और इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन कार्डियोवैस्कुलर एंड अदर इश्यूज़. तो एक्सरसाइज करके आप मसल्स बिल्ड करते हो तो एक तो इट इज़ वेरी बिग लाइक ए इंश्योरेंस अगेंस्ट लाइफस्टाइल इश्यूज़. कोई आपको डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, डायबिटीज़, NFLD ये सारी चीज़ों से प्रिवेंट करेगा. दूसरा, आप मस्कुलर हो रहे हो, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर बिकमिंग फिटर, लीनर, आपकी इंजरी रिस्क कम हो जाती है. और एक एज एसोसिएटेड सार्कोपीनिया होता है जो कि मेल्स दे स्टार्ट लूजिंग एंड फीमेल्स दे स्टार्ट लूजिंग देयर बोन डेंसिटी एंड मसल मास ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट दोज थिंग्स ऑल्सो, especially in older age. Another question, जब लोग वर्कआउट करना चालू करते हैं, लाइक मैं भी जिम जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सब लोग शुरू करते हैं साइकिल या ट्रेडमिल से. What is your opinion on cardio versus like muscle building or weight lifting and thing like that? I think हफ्ते में 1 या 2 बार 20 से 25 मिनट का कार्डियो सेशन इज़ इनफ. ज़्यादा आपको फोकस करना है 3 to 5 टाइम्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पे. वार्म अप के लिए अगर रनिंग करनी है, कार्डियो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो रनिंग का भी एक लिमिट होना चाहिए. वी शुड नॉट ओवर इंडेक्स ऑन रनिंग, बट मसल बिल्डिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए.
यस ओके सो इंडिया के मेरे हिसाब से जो 45-50 के ऊपर है उनके लिए वॉकिंग इज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू देम एंड फॉर पीपल बिलो 50 sports is their most common form of exercise. So they may play something or the other, badminton, pickleball is trending right now. So what is your opinion on someone जो एक बच्चा या एक टीनेजर या कोई भी बोले कि मैं जिम नहीं जाता हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग वो सब नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 3 से 4 बार बैडमिंटन खेलता हूँ या पिकल बॉल खेलता हूँ या क्रिकेट खेलता हूँ, तो इज दैट गुड इनफ? नो, इट इज़ नॉट गुड इनफ. जैसा कि मैंने बोला, जिस तरह वॉकिंग एक नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी होती है, उसी तरह से स्पोर्ट्स होते हैं. स्पोर्ट्स एक्सरसाइज नहीं होते हैं. Sports is not exercise. No, sports is not exercise. This is a controversial thing. Yes, yeah, sports is not Actually, we are exercise. both controversial people, but even then, No, sports is not exercise. मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स खेलने से आप फिट नहीं होते हो. ये मे बी दिस इज इवन मोर कॉन्ट्रोवर्शियल. सो स्पोर्ट्स खेलने से आप फिट नहीं होते हो. आपको फिट होना चाहिए ताकि आप स्पोर्ट्स खेल सको. तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इट इज़ लाइक ए बैलेंस्ड एक्टिविटी, सिमेट्रिकल एक्टिविटी. स्पोर्ट्स जब आप करते हो तो आप उसमें चांसेस ऑफ अब्यूज़ बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल, आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आप दोनों हाथ से तो बैडमिंटन नहीं खेल रहे हो, आप एक ही हाथ से कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप एक ही शोल्डर यूज़ कर रहे हो. उसी तरह से आपका फुट प्लेटमेंट होता है. अगर आप राइट हैंडेड हो तो हमेशा आपका राइट पैर सामने रहेगा. अगर आप लेफ्ट डोमिनेंट साइड है तो आपका उसमें क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो कभी भी बैलेंस्ड या इवन नहीं होता है. इट इज़ ऑलवेज लेफ्ट डोमिनेंट और राइट डोमिनेंट. सो इस केस में क्या होता है, इट कॉजेस मसल इम्बैलेंस. फॉर द सेक ऑफ एवरीवन्स इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो आपकी इंजरीज़ हैं वो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड इंजरीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, गोल्फर्स एल्बो, रनर्स नी, फुटबॉल ACL, टेनिस एल्बो. सो इस तरह से बहुत सारी इंजरीज जो हैं उनके नाम ही स्पोर्ट्स के ऊपर है, बिकॉज स्पोर्ट्स ऑल्सो रिजल्ट इन न्यूमरस अमाउंट ऑफ इंजरीज. और उसको फिक्स करने के लिए लोग फिर फिजियोथेरेपी करते हैं या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं. तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स खेल के फिट हो सकते हैं. आप यंग हैं तब तक वो चलेगा, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी यू गो ऑन द अदर साइड ऑफ सेल्यूलर टर्नओवर, वहाँ पे योर बॉडी विल स्टार्ट पनिशिंग यू इफ़ यू डू नॉट डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. So resistance training, exercise is very important if you want to continue playing sports safely. So sports is not exercise. You need to combine sports with resistance training to be able to play sports safely for a long period of time. Correct. I want to mainly talk about now weight loss. So JC, can you explain someone watching this episode who wants to lose 5 kilos, how should he do it? Okay, sure. सबसे पहले तो बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको बता दूं कि आई एम नॉट शॉर्ट. दिस गाय इज लाइक 6 feet 5 inches समथिंग. And it's not because I had any drink which claims to make you taller. देखो, वेट लॉस करने के लिए हमको बेसिक कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी. आपकी बॉडी जो होती है वो दिन भर में कुछ उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है. पर पहले मैं बताता हूँ कि एनर्जी क्यों चाहिए होती है. हमारी जो बॉडी होती है इट्स लाइक ए मशीन. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. यू हैव योर लिवर, लंग्स, किडनी, हार्ट, जो कि पूरे समय चलते रहते हैं और उन ऑर्गन्स को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो एक बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब आप सोते भी हो तो भी आपके ऑर्गन्स को चाहिए. वो जो बेसिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको हम बोलते हैं BMR, या बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट. BMR. यस. ऑनलाइन आपको काफ़ी कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं. वहाँ पे सिर्फ आप टाइप करें अपना BMR कैलकुलेटर, उसके बाद में आप अपनी डालेंगे एज, वेट, हाइट, जेंडर, और अगर बॉडी फैट परसेंटेज पूछ रहा है अगर वो डाल देंगे तो वो आपको BMR बता देगा. अब जनरली एक 70 किलो का इंसान है तो उसका BMR कुछ 1800 से 2000 कैलोरीज के बीच में आता है. अब ये कैलोरीज क्या होती हैं ये भी मैं बता देता हूँ. देखिए, जब आप कोई भी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल डालते हैं, उसको जब आप बर्न करते हैं तो उस एनर्जी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ जूल्स या किलो जूल्स. यहाँ पे खाने को भी हम जूल्स में मेजर कर सकते हैं. कुछ कंट्रीज़ में जूल्स ही यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल. ओके. बट बाकी कंट्रीज़ में हम ज़्यादातर कैलोरीज या किलो कैलोरीज यूज़ करते हैं. सो अब हमारी दिन की रिक्वायरमेंट अगर 1800-2000 कैलोरीज है और मैं इससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ खाने से,
मान लीजिए मेरी दिन की रिक्वायरमेंट है 2000 फॉर ईज ऑफ मैथ, और मैंने कंज्यूम करी 2200 कैलोरी खाने से, तो अब क्या होगा कि 2200 कैलोरीज जो है मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, राइट? अभी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है ये मेरी बॉडी बर्न नहीं कर रही है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करेगी। सो मुझे ये समझ में आ गया, बट मुझे लोगों के लिए सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो अज्यूम करते हैं कि वो अभी हर दिन 2000 कैलोरी बर्न करता है। अब उसे कितना खाना खाना चाहिए कि वो 1 kg लूज कर पाए? राइट, तो अब जनरली रिकमेंडेड ये होता है कि आप जो आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है जो कि 2000 है, उसमें से आप 200, 300 या 400 कैलोरीज कम करें। तो यहाँ पे आप 1600 कैलोरीज लिख दें। सो अब यहाँ पे आपका डेफिसिट हो गया 400 कैलोरीज का। यस, तो अगर वो एक दिन में 1600 कैलोरी खा रहा है, 2000 कैलोरीज बर्न कर रहा है, तो 400 कैलोरी उसका डेफिसिट है उस दिन का, एक दिन में। और उसको 7700 कैलोरीज ओवरऑल बर्न करना है टू लूज 1 किलो। तो अगर ये सेम चीज वो 20 दिन लगातार करे कि मैं 1600 कैलोरी खा रहा हूं, 2000 कैलोरी बर्न कर रहा हूं, तो 400 कैलोरी मल्टीप्लाइड बाय 20 हो गया 8000 इंटू 20, 8000 कैलोरीज। तो ऐसे आप 20 दिन में 1 किलो बर्न कर सकते हो। सिमिलरली अब कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी को 1 किलो गेन करना है, ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप 2400 कैलोरीज खाओ, अगर आप 2000 कैलोरी बर्न कर रहे हो हर दिन, तो आप प्लस 400 हो जाओगे। और अगर आप ये सेम चीज अगेन आप 20 दिन के लिए करोगे, आप 1 kg गेन कर लोगे। So that is how essentially you can either gain weight or lose weight। और अब सिर्फ 20 दिन हम लोग देखें, तब आप पूरे साल का सोचो। पूरे साल में लेकिन ऑब्वियसली ये हर एक दिन करना उतना आसान नहीं है, बट अगर आप 360 डेज पकड़ रहा हूं मैं, 360 डिवाइड बाय 20, सो आप इसेंशियली 18 किलोज एक साल या तो गेन कर सकते हो या लूज कर सकते हो जस्ट बाय बीइंग इन अ डेफिसिट ऑफ 400 कैलोरीज एवरी डे। अब नोट करने वाली बात यह है कि जो लोग वज़न बढ़ाते हैं और उनकी बॉडी का जो वज़न बढ़ता है, साल में किसी का 10 किलो बढ़ गया, किसी का 20 किलो बढ़ गया, तो आपको नोट करना होगा कि उनका वज़न ओवरनाइट नहीं बढ़ रहा है, और इसलिए भी नहीं बढ़ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा हर दिन ज़्यादा खा रहे हैं। अगर आपका साल में 10 किलो बढ़ा, तब मैथ्स करते हैं, 7700 1 किलो होता है, तो 10 किलो का 77,000 कैलोरीज आप साल में ज़्यादा खाए। एंड 360 डेज अप्रॉक्सीमेटली मैथ्स करने के लिए, अब इसको डिवाइड करने के लिए शायद से कैलकुलेटर की ज़रूरत होगा। लगभग 200 से 250 के आसपास। तो 200 कैलोरी से 250 कैलोरी आप हर दिन ज़्यादा खा रहे हो। Yes. एंड वो आपको ये आप सिंप्लिसिटी के लिए फूड के टर्म्स में बात करते हैं कि 200-250 क्या होता है। लाइक व्हाट इज अ फूड आइटम व्हिच इज अराउंड 200-250 कैलोरीज। आपने शाम को जाके बाहर चाट पकौड़ी खा ली, ओके, आप घर में दिन भर आप खाना खा रहे हो, आपने शाम को जाके स्नैक खा लिया बाहर, या एक चिप्स का पैकेट खा लिया, 1 चिप्स पैकेट अराउंड 250 कैलोरीज। ज़्यादा होता है, लगभग 400 कैलोरीज के आसपास में होता है एक चिप्स का पैकेट। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने कभी चिप्स खा लिया, कभी आपने चाट पकौड़ी खा लिया, कभी आप बाहर चले गए, तो इस तरह से रोज़ आपकी वो कैलोरीज बढ़ती चली जाती है, एंड दिस इज हाउ यू एंड अप गेनिंग 10-20 kgs विद एन ईयर्स टाइम। एंड फॉर मी आई थिंक द सिंपलेस्ट थिंग इज ऑयल। यस, लाइक चाट पकौड़ा एंड ऑल इज वन थिंग, जो लोग हर रोज बाहर नहीं जाते हैं, बट ऑयल इज जो हर रोज कर रहे हैं। यस। सो जेसी, कैन यू एक्सप्लेन टू मी इन ऑयल के टर्म्स, ऑयल तो सब घर में यूज करते हैं, यस। तो कितना ऑयल खाने से वेट गेन या वेट लॉस होता है? देखिए, हर जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको कैलोरीज मिलती है। जो फूड होता है उसमें हमको मिलते हैं मेजरली 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मैक्रो उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, तो मैक्रो मीन्स बड़ा। सो जो हम जो न्यूट्रिएंट बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोस। वाइटामिन्स मिनरल्स हम छोटी क्वांटिटीज़ में कंज्यूम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो फूड से जनरली हमको 4 मैक्रोस मिलते हैं। सबसे पहले मिलता है वाटर, जो हमें 0 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। फिर हमें मिलता है फैट,
जो कि 1 ग्राम फैट हमको रफली 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। उसके बाद में फिर हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि रफली 1 ग्राम में 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। और फिर हमें मिलता है प्रोटीन, जो कि अगेन 1 ग्राम में हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। अगेन दीज आर रफ एस्टिमेशंस। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ़ैट जो होता है वो 1 ग्राम फ़ैट हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब फ़ैट आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपकी कैलोरीज रफली डबल हो जाती हैं। अब पिछले साल की जो हमारी रिपोर्ट थी इंडिया की, उसमें ये पाया कि लोग जो हैं पर डे लगभग 55 ग्राम रिफाइंड शुगर कंज्यूम करते हैं और लगभग 60 ग्राम के आसपास में रिफाइंड ऑयल कंज्यूम करते हैं। और ये दोनों ही जो आइटम हैं, इनकी न्यूट्रिटिव कोई एक ज़रूरत नहीं है बॉडी में। तो अगर आप इनकी कैलोरीज कैलकुलेट करें तो लगभग 800 से 900 कैलोरीज इंडियंस सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा शुगर के कारण कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको सिर्फ अगर आप थोड़ा सा कम कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली डेफिसिट में चले जाएंगे। गॉट इट। तो ऑडियंस की सिंपलिसिटी के लिए बोल रहा हूँ, 55 ग्राम शुगर इंडिया में लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो 55, क्योंकि शुगर एक कार्ब है, तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो अराउंड रफली 220 कैलोरीज। And oil 60 grams, which is mostly a fat, so 60 multiplied by 9, which is 540. Yes. So around अगर आप कर लो तो 760, 800 कैलोरीज लोग सिर्फ एक्स्ट्रा ऑयल और एक्स्ट्रा शुगर से कंज्यूम कर रहे हैं, जो उनको बॉडी में ज़्यादा नीड नहीं है। उसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसका रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। लाइक शुगर कैन बी रिप्लेस बाय शुगर फ्री, जिसमें 0 कैलोरीज होती हैं। ऑयल कैन बी कंज्यूम्ड इन लेस क्वांटिटीज। 60 ग्राम ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप 10 ग्राम ऑयल कंज्यूम करें तो वहाँ पे जहाँ पे आप 500 साढ़े 500 कैलोरीज ले रहे थे, वो आपकी 400 कैलोरीज हो जाएंगी। बट मैं भी बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ कि कैसे ऑयल कट करना चाहिए, लेकिन एक कमेंट्स आते हैं कि इतना में तो खाना बनेगा ही नहीं, और वेरियस अदर कमेंट्स। तो हाउ डू यू एड्रेस किसी को अगर ऑयल एक्चुअली रिड्यूस करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे? देखिए, ऑयल रिड्यूस करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। उसके लिए थोड़ा आपको अपनी कुकिंग टेक्निक्स चेंज करनी पड़ेगी और एक कॉन्शियसली उसको डालिए। पहले आप मेजर करके देखिए कि आपकी सब्ज़ी में कितना ऑयल जा रहा है और एक्चुअल में उतने ऑयल की ज़रूरत है या आप उससे ज़्यादा डाल रहे हो क्योंकि आप मेजर नहीं कर रहे हो। तो सबसे एक बेस्ट तरीका ये है कि आप ऑयल को राशन करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है 20 ग्राम ऑयल सफिशिएंट है तो 20 ग्राम को आप निकाल के रख लें बाहर, क्योंकि 60 ग्राम ऑयल अगर कोई एक्चुअली देखे तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये 60 ग्राम ऑयल जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन हकीकत ये है कि हम जानते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं, हम नापते नहीं हैं, तो हम एक्सीडेंटली वी कंज्यूम अप टू 60 ग्राम्स ऑफ ऑयल। वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर, मैं अपना खाना नापता नहीं हूँ। मुझे जैसी बहुत बोल रहा था खाना नापो, लेकिन मैं नहीं नापता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैं नापता हूँ वो है ऑयल, बिकॉज वो बहुत इजीली ओवर कंज्यूम कर सकता हूँ। लाइक बाकी सब राइस और वो सब में भी नापना जरूर अच्छा होता है, लाइक इज रिकमेंडेड, बट आई थिंक ऑयल एक चीज़ है जो पक्का नापना चाहिए। अगर नापना नहीं है तो जब आप ऑयल का पैकेट खरीदते हो, स्पेशली जो लोग काफ़ी बजट कंसर्न होते हैं, तो आप सिर्फ ये नोट डाउन करें कि आपके घर में 1 लीटर ऑयल है वो कितने दिन चलता है। उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो उसमें फिर आप देखें कि यार अगर 1 लीटर ऑयल मेरा इतने दिन चल रहा है तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम कर रहा हूँ। और 1 लीटर ऑयल कुछ और दिन अगर आप चला सकें, या डबल नंबर ऑफ डेज अगर डबल कर देंगे, आपका कंजम्पशन लिटरली हाफ हो जाएगा। नापने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। कमिंग बैक, तो इंडिया में लोग 60 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल पर डे, और 1 ग्राम ऑयल में एसेंशियली 9 कैलोरी है। तो ये हो गया 540 कैलोरीज रफली ऑयल से। 60 ग्राम के बदले 10 ग्राम ऑयल यूज करें तो हम 50 ग्राम ऑयल बचा रहे हैं एसेंशियली। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 9, 450 कैलोरीज हर रोज आप बचाओगे। एंड वो 450 हम लोग ने ये मैथ किया, तो बेसिकली दैट इज इक्विवेलेंट टू 18 किलोज। लाइक जो हम लोग ने पहले मैथ किया था, एक साल में आप 18 किलो या तो गेन कर रहे हो या 18 किलो लूज कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ऑयल उसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल। मैं 2 मूवमेंट चालू किया था, एक था शुगर बोर्ड मूवमेंट और सेकंड था ऑयल बोर्ड मूवमेंट। शुगर बोर्ड मूवमेंट वाज मोर बच्चे लोग के लिए, ताकि उनके लिए शुगर थोड़ा आसान है समझना। ऑयल था थोड़ा ओल्डर लोग के लिए, क्योंकि उन लोग के लिए ऑयल थोड़ा आसान है समझना। बच्चों को ऑयल में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं बच्चों के लिए शुगर के लिए किया और ऑयल सब लोग के लिए। तो वो भी
थैंकफुली सीबीएसई ने हर एक स्कूल में बोथ शुगर बोर्ड एंड ऑयल बोर्ड मैंडेटरी कर दिया है. सुपर. सो हमने कैलोरीज के बारे में बहुत बात किया. अब मुझे जानना है प्रोटीन के बारे में. हाउ मच प्रोटीन शुड वन कंज्यूम इन अ डे? जो नई गाइडलाइंस और जो ऑप्टिमम डाइटरी अलाउंसेस हैं उसमें हम एक सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि कहीं पे भी 1.2 टू 1.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट तक प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं हम. ओके. और 1.2 to 1.6 grams per kg of body weight. अप टू. Yes. And But minimum is around 0.8. 0.8 ग्राम पर केजी इज एब्सोल्यूट मिनिमम कि इतना तो आपको कंज्यूम करना ही है. अब ये जनरली जो नॉर्मल वेटेड लोगों के लिए है. अगर कोई ओवरवेट है उसे कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? उस केस में वो लीन मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो टोटल बॉडी का मास हुआ उसमें से आपने अपना फैट परसेंटेज जो है उसको मल्टीप्लाई किया बॉडी वेट से और उसको माइनस कर दिया. सिंप्लीफाई करिए, मतलब कि कोई 100 किलो का इंसान है, अगर वो कैसे कैलकुलेट करिए? अगर कोई 100 किलो का इंसान है और मान लीजिए उसका 20 या 25% बॉडी फैट है, हाँ. तो 100 किलो में से आप 20-25% जो उसका बॉडी का वेट है विच इज़ अ फैट मास उसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको लीन मास मिल जाएगा. तो वो आ जाता है 75 ग्राम के आसपास में. तो वो इंसान 75 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है कम से कम. हाउ मच फाइबर टू ईट? डिपेंड करता है. फ्रूट्स और वेजिटेबल इंटेक जो होता है आपका, अब जो डाइटरी अलाउंसेस है वो बोलती हैं कि आपका बेस ऑफ द पिरामिड, हम न्यूट्रिशन पिरामिड के बारे में अगर बात करें तो उसका बेस ऑफ द पिरामिड होता है दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. तो गाइडलाइंस टिपिकली रिकमेंड करती हैं कि आपके 400 से 500 ग्राम आपको फ्रूट्स रोज़ कंज्यूम करना चाहिए. But there's also a thing that fruits have a lot of sugar as well, like natural sugar, but it has a lot of sugar. So नहीं, फ्रूट्स में ज़्यादातर फ्रूट्स में उतनी शुगर नहीं होती है क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा फाइबर होता है और वाटर होता है. और शुगर जो होता है वो कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना फॉर एग्जांपल, उसमें थोड़ा ज़्यादा शुगर हो गया. बट जैसे काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गए, दीज आर लार्जली, या वाटरमेलन हो गया, दीज आर लार्जली वाटर, थोड़ा कम शुगर होता है उनमें. But would you recommend a diabetic to consume a lot of fruits? Yes. 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 But maybe avoid the mango and banana? Like maybe avoid too many mangoes and banana, but having a little bit of mangoes and banana along with other fruits is a good thing for diabetics. So let's think from a vegetarian perspective, क्योंकि नॉन-वेज लोग को फिर भी खाने को enough options रहते हैं usually. वेजिटेरियन के लिए आप क्या, अगर हम मील प्लान सोचें, ब्रेकफास्ट में आप वेजिटेरियन को क्या रेकमेंड करोगे? अब ब्रेकफास्ट में आप जनरली कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में आपको थोड़ा सा प्रोटीन कंज्यूम करना होता है. तो ब्रोकन व्हीट जो हो गया, दलिया होता है, या लेट्स से ओट्स हो गए, या कोई भी सीरियल्स हो गए, यू कैन कंज्यूम देम. तो अगर 100 ग्राम आप सीरियल कंज्यूम करते हैं तो उसमें लगभग आपको 400-450 कैलोरीज मिल जाएगी. वहीं आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा. Give me examples of cereals? जैसे कि आपके दाल्स हो गए, पल्सेस, या आपके ग्रेन्स हो गए, छोले हो गए, चने हो गए, इस तरह के कोई भी जो आपके सीरियल्स होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं. बट दाल छोले में जितना मैं सुना हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज में कंज्यूम करना पड़ेगा 100 ताकि ग्राम. आपको 20 ग्राम 100 ग्राम में टिपिकली जो पल्सेस और सीरियल्स होते हैं उनमें 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है. ओके. तो 100 ग्राम अगर आप कंज्यूम करते हैं और उसमें लगभग आपको मिलेगी 375 के आसपास में कैलोरीज. तो अगर कुक करेंगे यहाँ वहाँ ऐसे वैसे करके, उसमें थोड़ा आप ऑयल डालेंगे, मसाला वगैरह यूज़ करेंगे, तो आपको फिर भी 20-25 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा. एंड दिस इज़ स्टिल 370 टू 450 कैलोरीज के आसपास की रेंज में आपको 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल गया. ओट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन. फिर अब आपका 25 ग्राम अगर प्रोटीन यहाँ से हो गया 20-25 ग्राम, तो आपके पास में अगर इफ़ यू आर 70 kg इंडिविजुअल, आपको और एडिशनली कितना चाहिए, लगभग 50 ग्राम के आसपास में. तो उसके बाद में आप आफ्टरनून में यू कैन कंज्यूम, लेट्स से इफ़ यू आर अ वीगन यू कैन कंज्यूम टोफू, इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन स्टिक टू पनीर. सो पनीर जो होता है उसमें 100 ग्राम पनीर में आपको, डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ पनीर, वहाँ पे आपको 15 ग्राम से 20 ग्राम तक प्रोटीन वहाँ पे मिल जाता है. उसके बाद में फिर जो इवनिंग में है, तो वहाँ पे इवनिंग में भी आप थोड़ा सा और दाल, जो आपका दाल राइस या जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दाल या पनीर या चीज़, या लेट्स से अगर आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, तो वहाँ पे हाफ स्कूप आपका प्रोटीन ले सकते हैं. तो वैसे ओवरऑल करके एक बहुत इजी है 70 ग्राम प्रोटीन
ऑब्टेन करना। गॉट इट। सो एसेंशियली आप बोल रहे हो लंच और डिनर में ट्राई करो टोफू या पनीर खाने का। एक बार कम से कम दिन में आपको खाना चाहिए पनीर या टोफू, तो उससे आपको एक कंप्लीट असेंशियल अमाइनो प्रोफाइल जो होती है वो मिल जाएगी, अच्छी बायो अवेलेबिलिटी भी होती है एंड इज कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। दैट साउंड्स रिलेटिवली इजी टू डू। यस, बट जितना मैं जानता हूँ कि इंडिया में 20-25 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन भी लोग स्ट्रगल करते हैं, नहीं कंज्यूम करते नहीं हैं। कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो सिर्फ दाल ही खा रहे हैं और कुछ। और दाल भी जो होती है वो दाल कम पानी ज़्यादा होती है। हाँ। हमारे यहाँ जनरली लोग सब्ज़ी कम खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, दाल कम खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो वो एक थोड़ा प्रॉब्लम है। सो डू यू रिकमेंड पीपल इन जनरल अगर वो लंच और डिनर खा रहे हैं तो थोड़ा रोटी और राइस थोड़ा कम खाएं और सब्जी ज़्यादा खाएं? यस, दाल ज़्यादा खाएं, सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। So that's pretty amazing. So I think उतना difficult नहीं लग रहा है if someone is a vegetarian who's not having eggs, even then 70 ग्राम रीच करना उतना मुश्किल नहीं है। इट्स वेरी इजी। एंड अगर आप एग्स खाते हो या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके लिए तो सिग्निफिकेंटली ईजियर है। वेरी इजी। इट्स जस्ट 300 grams ऑफ चिकन, दैट्स योर 70 grams ऑफ प्रोटीन। हमने एक्सरसाइज के बारे में बहुत बात किया, हमने न्यूट्रिशन के बारे में बहुत बात किया, अब हम बात करते हैं हाइड्रेशन के बारे में। हाइड्रेशन को लेके water is probably one of the most important things that we drink, and one of the most important things that we do every single day is drinking water. लेकिन वाटर के अराउंड इतने सारे अलग ओपिनियंस हैं। मैं एक जन से बात करता हूँ, वो मुझे बोलता है 3 लीटर पानी पियो, एक जो बोलता है 8 ग्लास पानी पियो, एक और कोई बोलता है तभी पानी पियो जब आप थर्स्टी हो, अगर थर्स्टी नहीं हो तो मत पियो। एंड बहुत अलग ओपिनियन सुनने को मिलते हैं कि सुबह को पियो, शाम को मत पियो, बहुत सारे कुछ होता है, खड़े होके मत पियो, बैठ के पियो। तो आपको क्या पानी के ऊपर है? उसमें ज़्यादातर जो है ये मिथ है। 2-3 चीज़ें जो हैं वो मिथ नहीं है, वो कि मैं क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि देखिए, थर्स्ट और हंगर सिग्नल्स पे आपको रिलाई नहीं करना चाहिए। जब हम छोटे होते हैं तो दीज थिंग्स आर वेरी इंट्यूटिव। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं, तो वी ट्रेन आवर बॉडी टू इग्नोर थर्स्ट सिग्नल्स एंड ओवर एस्टिमेट आवर हंगर सिग्नल्स, और इसीलिए लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और कम पानी पीते हैं। तो आप अपने थर्स्ट और हंगर सिग्नल्स पे अगर रिलाई करेंगे, यू विल ऑलवेज एंड अप ईटिंग मोर फूड एंड एंड अप ड्रिंकिंग लेस वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास में जो गाइडलाइंस हैं, वी कैन स्टिक टू दैम। अब जो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस होती है उसमें टिपिकली ये बताया जाता है कि आपको 8 से 12 कप पानी पीना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स आपकी कहाँ से आती है, और मैं उसको कन्वर्ट करके बताता हूँ कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें वाटर जो होता है उसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं एंड यू लूज़ वाटर इन द बॉडी एवरी डे। तो जितना पानी आपकी बॉडी रेगुलर बेसिस पे लूज़ कर रही है, आपको कम से कम उतना हर दिन रेप्लेनिश करना चाहिए, करेक्ट? तो बॉडी का एक होम्योस्टैसिस मेंटेन रहेगा। तो फीमेल्स में टिपिकली दे लूज़ अप टू 2.7 kilograms of water, 2.7 liters of water per day. This is a 50 kilogram female. A 70 kg male will lose up to 3.7 liters of water per day. अब अगर वो एथलेटिक होगा, because they are sweating more, they will lose more. So I typically say if you are a female, 2.5 liters of water is a bare minimum for you. If you are a male, 3.5 liters is a bare minimum. So उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपका जो पानी दिन का लूज़ हो रहा है उसको आप replenish कर रहे हो। 2.5 liters for women and 3.5 liters for men. And I am going to personally ensure, like in the last 1 week also, I got my blood test report recently. Yeah. And my kidney, there was one thing ki I'm forgetting the exact. GFR. So there was something which that I'm consuming a decent amount of protein but not enough water. Yeah. So the main advice I got that I'm dehydrated, I need to drink enough water. Yeah. So let's move on to sleep. How important is sleep, and if you can also describe the science of sleep in the sense ki REM sleep, non-REM sleep and Sure. some of that. देखिए, स्लीप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप ये समझिए कि जब हम दिन में कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वर्क। जब आप गाड़ी को चलाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गाड़ी में कुछ वेयर एंड टेयर होता है, और अगर आप गाड़ी को चलाते रहेंगे विदाउट गिविंग इट रेस्ट, तो वो वेयर एंड टेयर बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है कि गाड़ी में पंचर हो जाए, लेकिन अब जब पंचर होगा तो आप चलती गाड़ी में उसको ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको गराज लेके जाना पड़ेगा या गाड़ी को खड़ा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में रोज़ एक डेली वेयर एंड टेयर होता है,
और उस वेयर एंड टेयर को रिकवर करने के लिए वी नीड स्लीप। तो अब वेयर एंड टेयर किस तरह का होता है? प्राइमरली दो तरह का होता है। एक हमारा फिजिकल वेयर एंड टेयर हो गया, दूसरा हमारा मेंटल वेयर एंड टेयर हो गया। तो स्लीप की 3 स्टेजेस होती हैं। एक हो गया आपका लाइट स्लीप विच एक्ट्स एज अ ट्रांजिशन बिटवीन डीप स्लीप एंड रेम स्लीप। सो ये आपके 2 अलग स्टेजेस हो गए। तो डीप स्लीप जो होती है उसमें हमारी बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है और वहाँ पे आपका फिज़िकल रिपेयर होता है। जब मसल्स आप बिल्ड करते हैं जिम में, आप एक्चुअली ब्रेक कर रहे हैं उन मसल्स को, वो मसल्स रिपेयर हो रही हैं कब? डीप स्लीप में। अब फिज़िकली अगर आप टायर्ड हैं, आप सोएंगे, नेक्स्ट डे यू विल वेक अप मच मोर energized, you'll feel like the pain is less because your body is literally repairing the damage done to your muscle fibers throughout the day। वो रात में आपका रिपेयर हो रहा है। तो डीप स्लीप हेल्प्स इन फिजिकल रिकवरी। वहीं जब आप मेंटली कोई काम करते हैं, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप सोचते हैं, अगर आप 1000 लोगों से मिल रहे हैं, 1000 चीज़ें देख रहे हैं, 50,000 इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो योर माइंड इज़ अब्जॉर्बिंग ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को इट हैज़ टू ऑर्गेनाइज प्रॉपरली सो यू रिमेंबर द राइट इन्फॉर्मेशन द नेक्स्ट डे and like store irrelevant information in let's say like a memory which can be accessible if you put enough emphasis, but it also forgets a lot of things। तो ये जो एक मेमोरी रीऑर्ग का काम है, मेमोरी डीफ्रैग का काम है, ये होता है हमारी रेम स्लीप में। अगर सफिशिएंट अमाउंट में डीप स्लीप नहीं मिलेगी तो आपकी इंजरीज़ होने के चांसेस, फिजिकल इंजरीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सफिशिएंट अमाउंट में रेम स्लीप नहीं बढ़ेगी तो आपकी मेंटल इंजरीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनरली 15 से 20% आपकी रेम स्लीप होती है और 20 से 25% आपकी डीप स्लीप होती है और लगभग आपकी 50% के आसपास में आपकी लाइट स्लीप होती है। तो अगर 8 घंटे में हम उसको डिवाइड करते हैं तो लगभग 1-1.25 घंटे आपकी रेम स्लीप होगी, लगभग 2 घंटे के आसपास में आपकी डीप स्लीप होगी और लगभग 4-4.5 घंटे की आपकी लाइट स्लीप होगी। स्लीप को लेके एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इफ यू कैन सजेस्ट 3 to 5 ways इफ समवन इज स्लीपिंग लेस, कोई कम सो रहा है वो क्या कर सके? गो टू बेड अर्ली, एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल। आई अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ फिक्स टाइम एंड यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर वैसा है तो आप थोड़ा सा जल्दी आप सोने की आदत डालें। अगर आप 6 घंटे सोते हैं, ट्राई टू स्लीप फॉर 7 hours and you'll do yourself your body a huge service, like big favor if you sleep 1 hour extra। अगर 7 घंटे सोते हैं, aim for 8 hours and 7 to 8 hours is ideal good sleep time for general people। अगर आप एथलीट हैं और if you are below the age of 20 then 9 hours, 9.5 hours, and if you're a kid then obviously you have to sleep for up to 10 hours। Okay, so one is try to go to sleep early, but hey, are there any hacks कि कोई पर्टिकुलर टाइप का पिलो यूज़ करो कि लाइट को ऐसे रखो या फ़ोन को देखो मत 1 घंटा सोने के पहले? Are there any hacks that you Yes, recommend? I would say एक जो बेड होता है वो उसका फर्म स्कोर होता है, तो मेक श्योर करें कि उसकी बेड की जो फर्मनेस स्कोर है दैट सपोर्ट्स लाइक ए प्रॉपर पोस्चर। इट शुड नॉट बी टू हार्ड, इट शुड नॉट बी टू सॉफ्ट। Generally, a firmness score of 5 to 6 is what people find their comfort in. So get your bed firmness score checked. Okay. उसके बाद में जब आप ब्लू लाइट से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, इट कैन ऑल्सो सप्रेस मेलाटोनिन प्रोडक्शन, सो जिससे कि आपका स्लीप साइकिल अफेक्ट हो जाता है। तो अगर आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर। तीसरा, अगर आप कोई भी स्टिमुलेंट कंज्यूम करते हैं, लेट्स से इफ़ यू कंज्यूम कैफ़ीन, अगर आप कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, बिकॉज कॉफ़ी ऑल्सो हैव अ लॉन्ग हाफ लाइफ पीरियड, दैट कॉफ़ी कैन स्टे इन योर ब्लड, कैफ़ीन कैन स्टे इन योर ब्लड एंड इट कैन मेक यू हैव नॉट ए ग्रेट स्लीप व्हेन यू आर स्लीपिंग। आप देखेंगे कि उसमें आपका हार्ट रेट जो है स्पाइक हो गए, सो इट विल नॉट गिव यू अ प्रॉपर स्लीप। सो स्टिमुलेंट्स आप कंज्यूम ना करें 3 बजे के बाद, टी कॉफ़ी 3 बजे के बाद में आप ना लें फॉर ए बेटर स्लीप। देन लाइक आई सेड, ब्लू लाइट इफ़ यू कैन अवॉइड इट। परफेक्टली पिच डार्क रूम होना चाहिए, जितना ज़्यादा डार्क होगा उतनी बेटर आपको स्लीप आएगी। एक क्वेश्चन है लेकिन मैं वो सप्लीमेंट्स के लिए छोड़ रहा हूँ कि मैग्नीशियम लेना चाहिए या नहीं सोने के पहले? अगेन
पर्सनली मैंने इतना कुछ खास उसमें डिफरेंस नोटिस नहीं किया है. कुछ लोगों को लगता है कि उनको फ़र्क पड़ रहा है. आई थिंक इफ़ यू फील दैट यू आर स्लीपिंग बेटर व्हेन यू आर टेकिंग मैग्नीशियम, इट्स अप टू यू. कुछ लोगों को मैग्नीशियम से ज़्यादा बेटर मेलाटोनिन अफेक्ट करता है. सो इट डिपेंड्स. अगर आपको अपनी स्लीप फिक्स करनी है एंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ सप्लीमेंट, आई वुड से फर्स्ट ट्राई टेकिंग 3 to 5 milligrams of melatonin and try going to bed early. It will, again, melatonin will only induce sleep. It is not a sleeping pill. It is a hormone. So it induces sleep. It does not make you sleep. So What's the difference between inducing sleep and making you sleep again? So making you sleep, यानी कि जो sleeping pills होती हैं, they will knock you out. So they will literally knock you out. So you are basically, you are trying to mimic sleep. It is not actual sleep. You are just, it will knock you out like kind of unconscious. Right? Whereas melatonin will make you feel drowsy. So लोग generally सोते नहीं है because मुझे नींद नहीं आ रही है. So they will start feeling कि मुझे नींद आ रही है if they consume 3 to 5 milligrams of melatonin. So there's enough research that melatonin can help improve circadian rhythm. And over a period of time, obviously people can overcome that also, क्योंकि tolerance फिर body बढ़ जाती है, जैसे कैफीन की होती है वैसे melatonin की भी हो जाती है. So कंटिन्यूसली लेने से बेटर है कि आप उसको लें, अपना सर्कैडियन रिदम फिक्स करें एंड देन रिलाई ऑन हेल्दी हैबिट्स रादर देन सप्लीमेंट्स टू फिक्स योर स्लीप. Okay, I think we've covered basics in lot of detail and अगर आप नोटिस किए होंगे हम लोग ने इतना टाइम बेसिक्स पे फोकस किया है क्योंकि बेसिक्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब हम बूस्टर्स और बैंडेड के बारे में बात करेंगे, बट हमने एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप का बहुत बात किया है. अब हम आएंगे बूस्टर्स के बारे में. वन थिंग इज फॉर इंडिया, अगर हम सोचेंगे 140 करोड़ पीपल, मोस्ट पीपल रियलिस्टिकली हैव एक्सेस टू दिस, दे मे नॉट हैव एक्सेस टू दिस, which is why I also classified it in this way. This is essentially probably a privilege for the top 10 to 15% of India, if I'm not wrong. So health checkup पे आते हैं. अभी last I think few years में health checkup का trend बहुत बढ़ रहा है. जब मैं US में था, US में बहुत common है कि हर साल तो आप blood checkup कराओगे. इंडिया में उतना common नहीं है. So आप क्या सब checkups recommend करोगे? Right. So see, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हेल्थ चेकअप्स क्यों ज़रूरी है. अभी अगर आप इंडिया में देखें तो हर साल वी हैव ऑलमोस्ट 100-200 मिलियन प्लस डायबिटिक्स, और काफ़ी सारे लोग हर साल आप देखेंगे कि दे डाई ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़. काफ़ी लोगों को लिवर के इश्यूज़ होते हैं. राइट. सो ऑल दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर नॉट हैपनिंग ओवरनाइट. कोई भी कार्डियोवैस्कुलर इशू बनने में बॉडी में 10 से 15 साल लगते हैं. डायबिटीज़ होने में 10 से 15 साल लगते हैं. तो आप डॉक्टर के पास कब जा रहे हो? जब आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि अरे आई शुड हैव टेकन सम प्रिकॉशनरी मेजर. तो हेल्थ चेकअप्स आर एग्जैक्टली दैट. आपको डायबिटीज़ होगी नहीं अगर आप रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहोगे कि मेरा HbA1c कितना है और मैं उसको कंट्रोल में लेके आऊँ. राइट. सो हेल्थ चेकअप्स प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम हैपनिंग. तो हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसीलिए ज़्यादा होते हैं. कई जगह पे तो गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देती है इसको कि अगर आपका एनुअल हेल्थ चेकअप नहीं करा है तो आपका इंश्योरेंस लैप्स हो जाता है. And I personally also strongly recommend health checkups because लोग जब हेल्थ चेकअप कराते हैं तो वो अरे 1000-2000 रुपये का ब्लड टेस्ट है, लेकिन वो ये नहीं रियलाइज करते हैं कि अगर 10-15 साल में डायबिटीज हो जाए तो वो इंसुलिन और बाकी सब मेडिकेशन का कॉस्ट लाखों में होता है. yes. तो 1000-2000-3000 रुपया देना इज बेटर देन लैक्स लेटर. अगर आप एक किडनी फंक्शन टेस्ट या लिवर फंक्शन टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं तो आपको बाद में 30-40 लाख का लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना पड़ेगा. या अगर आपकी एक एंजियोप्लास्टी हो गई या स्टेंट लग गए, अगेन दीज आर ऑल वेरी बिग एक्सपेंसेस. 1000-2000 रुपये के टेस्ट अगर आप एनुअली अगर करवाते भी हैं 10 साल में तो भी इट इज़ नॉट एडिंग अप टू लाइक अ लॉट ऑफ मनी. I had also read a article which said most of India is one health emergency away from bankruptcy. नीति आयोग. Yes, नीति आयोग उसने बोला है कि हर साल 7% of Indians slide into poverty because of healthcare cost, which translates to roughly 30-40 million people each year. That's crazy. It is. तो लोग
अनफॉर्चुनेटली जब एक पर्टिकुलर एज के होते हैं उन्हें कोई ना कोई बहुत मेजर ट्रांसप्लांट या बीमारी कुछ चाहिए हो होता जाती है है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. Yes, and they sell their houses, they take loans, and then they can't repay. So it is happening in India. It's very unfortunate. So उससे अगर बचना है तो you have to use health checkups on a regular basis and then focus on basics. Got it. What other besides getting an annual blood checkup? Yeah. Anything else you recommend? अगर आप एक फुल ब्लड चेक भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम अपना वेट का ध्यान रखें, कम से कम अपना HbA1c मेजर करके रखें. HbA1c इज़ लाइक अ वेरी बेसिक टेस्ट. अगर आप लैब में जाएंगे 60-70 रुपये में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाता है, 100 रुपये में मिल जाता है. अगर आप रेगुलर बेसिस पे सिर्फ अपना HbA1c और CRP अगर आप चेक करेंगे, CRP इज़ योर सी रिएक्टिव प्रोटीन विच इज़ अ मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, और एक बेसिक लिपिड प्रोफाइल, राइट. सो इन पूरे टेस्ट का कॉस्ट वुड नॉट बी मोर देन 600-700 रुपीज़. तो आपके जो सारे के सारे लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं वो यहाँ से आ रहे हैं. तो अगर आपको सिर्फ ये पता करना है कि किस स्टेज में मैं हूँ लाइफस्टाइल इश्यूज़ के, आप सिर्फ HbA1c भी अगर आपका चेक करते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी. The most cost effective checkup is HbA1c. 100 रुपए में अप्रोक्सीमेटली हो सकता है. इट्स वेरी एलिमेंट्री चेकअप, इट इज़ नॉट वेरी एग्जॉस्टिव, बट अगर अफोर्डेबिलिटी इज़ लाइक अ बिग प्रॉब्लम, वी टॉकिंग अबाउट 100 करोड़ इंडियंस डूइंग ब्लड टेस्ट, 100 रुपये 200 रुपये में वो अपना HbA1c चेक करवा सकता है. एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करूंगा, शायद से मैं ये पब्लिकली कभी नहीं बोला. जब मैं यूएस में था मैंने HbA1c चेक कराया था और 5.8 था एंड विच इज़ प्री डायबिटिक. तो 5.7 से 6.4 इज प्री डायबिटिक. एंड फिर जब मैं इंडिया आया, फूड फार्मर बना, तो मैंने काफ़ी चेंजेस किए अपने खुद के डाइट में. थोड़ा और वॉकिंग चालू किया, जेसी से एडवाइस भी लिया, एक्सरसाइज चालू किया और प्रोटीन भी थोड़ा इनटेक बढ़ाया एंड लाइफस्टाइल चेंजेस किए और अब 5.8 से 5.3 हो गया है. अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 5.3 बहुत ज़्यादा कोई अमेजिंग नंबर है, बट मैंने अपना प्री डायबिटीज़ को एटलीस्ट रिवर्स कर लिया. यस, एंड इट इज़ टेक्निकली रिवर्स्ड. हाँ, अगर आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखेंगे, यू विल नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. Is there any healthy HbA1c levels that you like, you know, this is a, अगर इतना नंबर आया तो टेंशन नहीं लेना है. Anything below 5.6, 5.5 is like a good safe number. काफ़ी अच्छा है वो. अब आते हैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक में, सप्लीमेंट्स. सो इंडिया में बहुत करोड़ों लोग को विटामिन B12, D3 ये सब की कमी है. हमारे ज़्यादा हम वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, उसमें B12 और D3 उतना नहीं मिलता हमें. Yes. सनलाइट में भी हम ज़्यादा नहीं डालते. तो डू यू थिंक इंडियंस को B12, D3 ये सब सप्लीमेंट्स लेना चाहिए? देखिए, सप्लीमेंट जो है वो 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला हो गया आपके फूड सप्लीमेंट्स. फूड सप्लीमेंट्स माने कि अगर किसी को, जैसे एथलीट्स हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स चाहिए होते हैं तो दे टेक डेक्सट्रोज या कार्ब रिच ड्रिंक्स या एनर्जी बार्स होते हैं. दूसरे फिर हो गए आपके, अगर किसी को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो देन यू हैव प्रोटीन सप्लीमेंट्स. देन फिर अगर किसी को सफिशिएंट अमाउंट में लेट्स से ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं मिल रहे हैं, ओमेगा 6 तो ईजिली मिल जाती है, तो इन केस दे कैन ऑल्सो कंज्यूम ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स. तो दीज आर फूड सप्लीमेंट्स. अब उसके बाद में फिर होते हैं आपके अर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स. तो अर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स में आपका हो गया कैफीन, जो कि आपका मेमोरी और ये आपका फोकस बढ़ाता है, आपका अलर्टनेस बढ़ाता है. सो एंड देन बीटा एलेनिन, राइट, विच कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, या क्रिएटिन जो कि आपको लिफ्ट करने में हेल्प करता है. सो दीज आर अर्गोजेनिक सप्लीमेंट्स. और फिर हो गए आपके कंडीशनल विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स, जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट उनको बिना किसी डेफिशिएंसी के नहीं कंज्यूम करना चाहिए. अगर आपको D3 लेना है, आप पहले अपने विटामिन D लेवल्स चेक करवाएं. अगर आपको डेफिशिएंसी है, यू कैन टेक विटामिन D. उसके बाद में वापस मेजर करें कि वो लेवल्स एक्चुअली इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. एंड दैट इज़ द राइट वे टू डू इट. Just because somebody is saying you might have deficiency, take this, don't do it. Same applies for B12. और कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप अपनी डाइट से भी फिक्स कर सकते हैं. इंडिया में 53% women are anemic. वो sufficient amount में आयरन कंज्यूम नहीं करती हैं. And these are also the women, they go through a lot of headaches, migraines. A very simple solution is just adding sufficient amount of iron in their diets. But iron comes from lots of वेजिटेबल्स लोग कंज्यूम नहीं करते हैं. तो इन दैट केस fortified foods and iron supplements are also very helpful. Let's quickly move on to health devices. So
growing up, essentially there were health device बोल के कुछ, I don't remember, thermometer was a health device Yes. back then. Now I feel कि every second or third person is using, at least in the tier 1 and places, they're using some sort of a device, whether it may be a very basic, चाहे फोन में कुछ ट्रैक कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ वो ना कोई मेट्रिक हेल्थ का ट्रैक कर रहे हैं. सो वन, आर देयर हेल्थ डिवाइस के साथ साथ में व्हाट आर 2-3 metrics people should track? One question is that, and second is what device should they use or not use? Right. देखिए, हेल्थ डिवाइसेस का बेसिक फंक्शन होता है कि वो आपकी लाइफस्टाइल को ट्रैक करती है. अब डिवाइसेस जो हैं वो लाइफस्टाइल के भी कई एस्पेक्ट होते हैं. जो एडवांस लेवल डिवाइसेस होती हैं, जो स्मार्ट रिंग्स होती हैं या वूप पैन टाइप के हो गए, राइट, दे विल मेजर एडवांस लेवल मेट्रिक्स. वो आपकी ऑटोनोमस, आपका पैरासिम्पैथेटिक जो आपका हो गया, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका बैलेंस जो होता है वो पूरा सब वो भी चेक करती है. तो HRV आपका बताती है, वो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट बताती है, वो SpO2, रेस्पिरेटरी रेट, ऑल दीज थिंग्स वो आपको बताएगी, रिकवरी बताएगी, और आपके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके आपका जोन वाइज डिवाइड करेगी, राइट. वहीं एक बेसिक डिवाइस है, वो आपको बताएगी कि आप कितना चल रहे हैं. अगर अफोर्डेबिलिटी आपका एक इशू है तो कोई भी एक बेसिक 1000-1500 रुपये का ट्रैकर भी आप यूज़ करें तो एटलीस्ट आपका एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि HRV क्या है या आपका रिकवरी कैसे आप मेजर करते हैं, in that case you can invest in a better health tracking device. आइडिया इज़ कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि बॉडी में आप क्या कर रहे हैं और क्या गड़बड़ है, आप उसको फिक्स कैसे करेंगे. बट व्हाट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज कि इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है भी या नहीं. सो फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो इतना टेक्निकल नहीं है, फॉर देम दे जस्ट वांट टू नो कि अच्छा मैं स्टेप्स काउंट इतना है, 7,000 स्टेप्स हुआ या 10,000 स्टेप्स हुआ या नहीं. उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक वो उतना, लाइक जो वूप बैंड में इतना 100 डिटेल आ जाते हैं. या मोस्ट पीपल डोंट नीड दैट. स्टेप्स और स्लीप अगर आपको किसी डिवाइस में मिल रहा है, आई थिंक फॉर बिगनर्स दैट इज गुड इनफ. गॉट इट. स्टेप्स एंड स्लीप इज गुड इनफ. व्हाट अबाउट, मैंने काफी लोग को देखा है CGMs यूज करते हुए. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? CGMs can be helpful for diabetics specifically. Beyond diabetes उनका कोई practical usage नहीं है, क्योंकि देखिए जो नॉन डायबिटिक्स होते हैं उसमें वो अगर ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस अगर हो भी रही हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपको वो ब्लड शुगर फ्लक्चुएशंस बता रहे हैं, ना कि ब्लड इंसुलिन. फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति है जो दिन में 2 मील्स कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में ही विल हैव 2 लार्ज स्पाइक्स बिकॉज ही इज़ नॉट ग्रेजिंग थ्रू आउट द डे. वहीं अगर कोई व्यक्ति है जो दिन में 6 बार खा रहा है तो ही विल हैव शॉर्टर स्पाइक्स. तो अगर किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है उस रीडिंग को कैसे इंटरप्रेट करना है, they might get confused in thinking that 2 meals a day is a bad idea and 6 meals a day is a better idea. CGM monitors are a good tool for a diabetic who understands nutrition. Otherwise, it's a tool of misinformation and making wrong choices for 99% of the people. People will make more wrong decisions based on CGM readings than making right decisions. But would you recommend CGMs for pre-diabetics? Absolutely no. No. Like I said, because they will make wrong decisions based on CGM readings. They will consume more fat, क्योंकि फैट से उनका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक नहीं हो रहा है, तो दे विल कंज्यूम मोर फैट थिंकिंग दिस इज गुड फॉर देम. एंड दे विल ऑल्सो अवॉइड प्रोटीन बिकॉज प्रोटीन उनका इंसुलिन स्पाइक करेगा एंड ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा. ओके, तो उसी लिए वो रॉन्ग रीडिंग, मतलब रॉन्ग रीडिंग, यस. And researchers also suggest that CGM monitors typically have error rate of up to 80-90%. 80-90%? Yes. That is, like, you know, Yes, error rate yes. 5-10% is one thing. 80-90% is insane. वेरिएबल्स में कुछ चीज़ों के लिए एरर रेट 80-90%, लाइक CGMs का तो 80-90% अप टू होता है. एंड जैसे जो हमारी वेरिएबल डिवाइसेस होती है उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर जो होता है, जो कोई एप्पल वॉच अगर कोई पहन रहा है तो दे विल थिंक कि 1 घंटे में उन्होंने 800 कैलोरीज बर्न कर दिया, वहाँ पे भी एरर रेट अप टू 80-90% होता है. ओके, तो मुझे ये खोलना पड़ेगा लग रहा है. ओके, तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर ऑन बूस्टर्स? I think this is fine. Use basics as the foundation. I would suggest that health checkup should also become part of
basics from where we are right now, because our country is not a very healthy country. So I would say कि health checkup should also become part of basics actually. Okay. Annual checkups तो हमको करवाने ही इसको चाहिए. यहाँ मूव करना चाहिए. Yes. Okay. Baki, I think health devices and supplements are a good add-on. Yeah. Correct. I had regarding supplements, you know, I had met recently a particular individual, the Iodine Man of India. He helped iodine fortification, Right. and he was suggesting to me that I should try to do something around vitamin B12 and D3. That's some That's sort a of a great fortification. Yes. Fortified foods is the future. This is how we can fix deficiency at a mass level. A lot of people don't understand that vitamin D is so important in body, क्योंकि vitamin D जो होता है, it's actually referred to as vitamin, but typically वो body में hormone का काम करता है, because it circulates in the entire body and signaling molecule, right? So hormones का primary function is messaging and signaling, right? So vitamin D is also apart from a signaling molecule, apart from being part of the whole circadian rhythm, which also affects your reproduction, it is also a cofactor in more than 300 different reactions in the body. So vitamin D is very important. और आपका जो osteoclasts होते हैं, जो bone cells होते हैं, bones का जो strength होता है, bone density होती है, again depends on vitamin D. आपके mental जो neurological problems होते हैं, again lack of vitamin D. So vitamin D fortification is a great idea. I think iodine fortification solved major problem for Indians. Today I would say vitamin D, vitamin B12 and iron fortification, especially for women, these are like need of time. These are the things that should have been done 10 years back. But if we don't do it now, then maybe it will become too late. So if you're in the comment section also, if you have suggestions, if you're involved in the government or in the policy making or any way, if we can work together to do something in the iron or vitamin B12 or D3, would be happy to collaborate. I think there's a major need. Yes. So हम लोग ने बेसिक्स का बात किया, बूस्टर्स का बात किया. अब मुझे आपसे बैंडेड के बारे में बात करना है, which is medicine. And before we get there, I want to talk about the entire industry itself, like, you know, healthcare industry. Yeah. So what's your opinion on preventative healthcare and curative healthcare? Both are important and both exist. Preventive healthcare उतना ज़्यादा अभी significant नहीं है in terms of its size, in terms of awareness, but मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा healthcare system है, it is not able to cope up to the increased demand of people. जो जितना sickness हमारा बढ़ रहा है, अगर हम preventive measures नहीं लेंगे तो future में हमारा healthcare जो system है, it will not be able to survive the burden of this. Abhi currently, like I said, 7% people are sliding into poverty every year because of healthcare associated cost. So, वो 7% which translates to 30-40 million people. Like imagine if that becomes 100 million people. हर साल 10 करोड़ लोग. Imagine if they start slipping into poverty. तो उसको आप prevent कैसे कर सकते हो? That is what is basically preventive healthcare. And preventive healthcare is basically the basics and maybe boosters. That's this part is basically preventive healthcare system. That is curative. Okay. So मैं personally ये basics और boosters को consider करता हूँ healthcare. Yes. जो आप बोलते हो preventative healthcare, according to me that is healthcare as a whole because you're caring about your health. Yeah. Healthcare historically हम बात करते हैं जब the word healthcare usually associated with medicine and hospitals. Yes. Usually, traditionally. Yes. तो curative healthcare आप बोल रहे हैं. Yeah. For me this is sick care. That is correct. Yeah. कि जब आप बीमार हो गए हो फिर आप अपना केयर कर रहे हो. Correct. So for me this is healthcare, this is sick care. What usually now we use preventative healthcare and curative healthcare. For me this is healthcare, this is sick care. And जो पूरा definition है आप government का budgets देखोगे, पूरा budget sick care में आता है. Yes. यहाँ बहुत कम budget है. There's nothing literally. हाँ, nothing. essentially. Yeah. And discussions भी जब हम बोलते हैं कोई भी जब भी हम कोई भी हेल्थ केयर वर्ड यूज़ करते हैं खाली दिमाग में आते हैं मेडिसिन हॉस्पिटल. इसीलिए हमें यहाँ फोकस करना होगा. इसलिए मैंने नाम भी वैसे चूज़ किया था फूड फार्मर. कि
pharmacy, medicine, Yeah. कि food is medicine. Yeah. And that's how everything came up. So that is what I want to believe in. Anyway, Band-Aid का बात कर रहे हैं. Band-Aid में कुछ topics मुझे cover करना है. एक है pain killers. Yes. And second है things like Ozempic. चालू करते हैं pain killers से. So आजकल एक trend है कि जब भी किसी को थोड़ा भी pain होता है, चाहे headache हो रहा है, hangover हो रहा है, Yeah. तो वो क्रोसिन ले लेते हैं या कोई और stronger medicine भी ले लेते हैं to kill their pain. So what's your opinion on that? Is that safe? Absolutely not. रेगुलर बेसिस पे हमें कोई भी मेडिसिन अनलेस अंटिल इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल आपको नहीं लेनी चाहिए. खुद से आपको कोई मेडिसिन कभी भी नहीं लेनी चाहिए. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमें सारी मेडिसिन ओवर द काउंटर मिल जाती हैं एंड प्रिस्क्रिप्शन भी अगर आप थोड़ा सा कोक्स करते हैं तो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं. तो मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एंड अंडरस्टैंड दिस दैट देयर इज़ नो मेडिसिन विच हैज़ ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स. वैक्सीन्स को आप हटा दें, बट कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आप ओरली या इफ़ यू टेक इट वाया लाइक एंटरिक और जो भी आपके अदर रूट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, दे आर नॉट 100% सेफ़. उनके कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो हम हमारे जैसे यू सेड सिक केयर और द हेल्थ केयर सिस्टम में unfortunately we only talk about what the medicines do. We don't talk about what their unintended side effects are. जैसे अभी NSAIDs और non-steroidal anti-inflammatory drugs या pain killers, antibiotics, all of these things, they affect your liver. They harm your liver, they hurt your liver. And over a period of time, you build resistance. It can also deplete certain enzymes which are required for metabolism of these drugs. तो उसके कारण इट कैन बिल्ड अप टॉक्सिसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. आज जैसे ये जो ड्रग्स का कल्चर है ये यूएस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ और आज हालात ये हैं कि यूएस में 50% से ज़्यादा जो लिवर इंड्यूस्ड डेथ्स होती हैं, जो लिवर डिसीज़ रिलेटेड डेथ्स होती हैं, वो 50% से ज़्यादा डोज डेथ्स आर डिली, विच इज़ ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डेथ्स. In India, that number is comparatively less because we have so many of them happening because of hepatitis. We have so many happening because of alcohol. 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ अल्कोहल की होती है. अगर ये हमारे जो बेसिक हाइजीन हम फिक्स करने जाएंगे, then you would find out कि थर्ड और फोर्थ biggest reason is again drug induced liver injuries. Okay. So long term में और उसके अलावा एक दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है that is a polypharmacy. जब भी आप कॉन्करेंट मेडिकेशन कंज्यूम करते हैं तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन आपकी बॉडी में. और जो ड्रग इंट्रैक्शंस होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे कैन ऑल्सो रीक हैवक इन योर बॉडी. तो जो लोग कॉन्करेंट 4 या 5 मेडिकेशन कंज्यूम करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीफार्मेसी. इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. आई थिंक टॉप 20 रीजन्स में से एक रीज़न इज़ पॉलीफार्मेसी, वेयर पीपल आर ऑन कॉन्करेंट मेडिकेशन. एक मेडिसिन लेते हैं, एक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स को कर्ब करने के लिए दूसरी लेते हैं, दूसरी को कर्ब करने के लिए तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड इवेंचुअली इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ़ द पर्सन वॉज डाइंग ऑफ अ सिंगल ऑर्गन फेलियर, दे डाई ऑफ अ मल्टी ऑर्गन फेलियर. तो ड्रग्स आपका लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं, हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ा रहे हैं. तो ये चीज़ लोगों को समझनी है कि लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हेल्थ स्पैन नहीं बढ़ रहा है. हेल्थ स्पैन बढ़ाना है, बेसिक्स एंड बूस्टर्स. Very, very deep thing. Lifespan and health span are two different things. Very different things. You can literally survive and live on a wheelchair for the rest of your life, very poor quality of life, by just consuming medication. So, for someone who's taking in a Crocin or thing like that on a frequent basis, what's your advice? Find out the root cause. Because when you are taking Crocin, what is it doing? It is basically, you're numbing your pain. It's not that the pain is going away. It's not fixing something. It is just numbing the pain. So the pain, your nociceptors in your body are just like the nerves that feel pain. So it is numbing those receptors so you don't feel the pain. It's not that the problem for that pain has gone or the root cause has been eliminated. The root cause is still there. You're just abating the symptoms.
I want to now move on to discussing Ozempic. काफ़ी ये ट्रेंड हो रहा है लास्ट 2 years में as a weight loss miracle, miracle drug and various other things which people are using. And US में if I'm not wrong millions of people are using it. India में हमें ज़्यादा तो वो Bollywood celebrities और वो सब में देखने को मिलता है, but I think India में भी unofficially या officially भी थोड़ा बहुत usage बढ़ रहा है. What's your take on Ozempic? There is a usage for 1% of the population. US में ज़्यादा, क्योंकि US में 40% लोग ओबीस हैं. इंडिया में ओबेसिटी रेट्स आर समवेयर बिटवीन 10-20%. और जो टर्मिनली ओबीस या मॉर्बिडली ओबीस लोग हैं वो इंडिया में जनरली कम हैं. तो इंडिया में इस ड्रग का यूसेज जो है इट शुड बी एक्सट्रीमली रेगुलेटेड, क्योंकि यूएस में 40% लोग जो हैं ओबीस, और वहाँ पे जब वो ओबीस होते हैं तो दे आर टिपिकली मॉर्बिडली ओबीस की 40% 50% बॉडी फैट. राइट, इंडिया में वैसा नहीं है. इंडिया में वी हैव मोर स्किनी फैट पीपल, वी हैव लाइक 20-30 kg ओवरवेट पीपल. दे डोंट नीड दिस ड्रग. जिन लोगों का लेट्स से 50 किलो ओवरवेट है या 60-70 किलो ओवरवेट है, एंड पीपल कैन नॉट मूव, दे हैव लिटरली नो विल पावर, नथिंग, एंड दे आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेथ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, उन लोगों को ओज़ेम्पिक लेना चाहिए. इट कैन डिले देयर डिसीज स्टेट. सो अगर वो इंसान 5 साल में अगर हार्ट अटैक से मरने वाला है तो नाउ ही विल डाई इन 20 years, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर 100. दैट इज़ देयर. Ozempic cannot give them a full lifespan or a health span. It can increase their lifespan by जो prevailing condition है उसको थोड़ा सा avoid कर सकता है. So it can help you drastically lose weight in a very short span of time. और जैसे मैंने बताया आपको कि कई जो आपकी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर, आपके डायबिटीज़ या आपके लिवर इश्यूज़ हैं, दे आर प्राइमरली बिकॉज ऑफ टू मच फैट. अगर वो फैट आप जितनी जल्दी लूज़ करते हैं उतना आपकी बॉडी के लिए बेटर रहता है. तो फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल ओज़ेम्पिक कैन बी अ लाइफ सेविंग ड्रग, बट फॉर 99% ऑफ द पीपल आउट देयर इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ. इट मे एज वेल मेक इट वर्स, क्योंकि लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी होती है उस पर. एंड व्हेन यू स्टॉप टेकिंग द ड्रग ऑल द वेट कम्स बैक. और ये चीज़ समझिए कि इट इज़ नॉट अ मिरेकल ड्रग. It literally suppresses your desire to eat, drink, have sex, do anything positive that has a dopaminergic system in the body. So वो सारे आपके जो dopaminergic related आपके जो भी आपके टास्क होते हैं, आपकी कुछ करने की इच्छा, वो सब खत्म हो जाती है. So that's why then you also have unintended या off tissue side effects of Ozempic. So if you are somebody who is looking to lose 20-30 kgs, you should be considering lifestyle, diet and basics. इस पे आप फोकस करके, और हमने पूरा आपको बता भी दिया है कि कैसे आपको लूज़ करना है, गेन करना है. फोकस ऑन these, because when you go on Ozempic you're literally doing a crash diet. You're not drinking enough amount of water because you can't. What about diabetics? Like, you know, if someone has type 2 diabetes, what about that? There are safer drugs. If you just want to maintain their diabetes, we have metformin, which has been around for almost like 50, 60, 70 odd years, and much more safer compared to GLP-1. GLP-1 side effects are far more dangerous. Also because metformin is a very targeted drug. It does not have any unintended off-tissue side effects. GLP-1 केस में क्या होता है कि GLP is a hormone and it has receptors throughout the body. So GLP-1 receptors आपके ब्रेन में भी होते हैं, आपके हार्ट में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, किडनी में भी होते हैं. तो आपको उसको एक्ट कहाँ करवाना था? आपके पैंक्रियास में, आपके इंटेस्टिन में, राइट? आपका बेसिकली जो आपका गैस्ट्रिक एम्पटीम प्रोसेस है वो आपको स्लो डाउन करना है, सो दैट यू फील फुल. आपको हाइपोथैलेमस में वहाँ पे आपका जो डोपामिनर्जिक जो रिस्पॉन्स है उसको आपको थोड़ा सा शट करना है. लेकिन उसके अनइंटेंडेड ऑफ टिश्यू साइड इफ़ेक्ट्स भी पूरी बॉडी में हो रहे हैं और उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. एंड दैट्स वाई यू सी पीपल व्हेन दे गो ऑन ओज़ेम्पिक दे कम अप विद वेरी वियर्ड साइड इफ़ेक्ट्स. सो यू हैव ओज़ेम्पिक फेस, यू हैव ओज़ेम्पिक फीट, you have Ozempic now vulva, different kinds of issues. But are these, like, you know, कोई भी चीज़ जब होता है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होता है. Is this like, you know, any medicine, as you said,
has a side effect. Yeah. But are these side effects more than normal? Side effects के मामले में जाएं तो you can say that they are almost on par with cancer drugs when it comes to side effects. And so right now they are Schedule H drug, but ideally they should be put in Schedule H1 basis the ROR for some of the issues that have come out. So I would say that GLP-1 drugs are not for casual usage. They are definitely not for OTC. Even a doctor, not like a regular doctor, cannot recommend these drugs. It has to be strictly your diabetologist. It has to be strictly your endocrinologist. Apart from these two, any other doctor cannot recommend these drugs to people. That's the legal requirement. Is it cannot or should not? No, they cannot. Okay. Yeah. And according to you, like, so someone who has type 2 diabetes, Yeah. what do you recommend? Like, उनका डॉक्टर अगर बोल रहा है कि ये Ozempic you can take. As a diabetic, if you think that a certain drug is going to make you lose weight, that is like then you have to weigh in the risk, pros and cons. So listen to your doctor, but also apply your brain. And also don't forget this. If your doctor is not pushing for these changes, then I would suggest you take a second opinion. Go to a doctor who's recommending the drug, but also emphasizing on these changes. Because diabetes at the end of the day is a lifestyle disorder. If you don't fix the lifestyle, you're just treating the symptoms, not the root cause. So जैसी हमारा इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जितना मैं देखा हूँ काफ़ी ब्रोकन है अनफॉर्चुनेटली. काफ़ी एफर्ट्स भी कर रहे हैं गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं. कि अब मैं गवर्नमेंट से भी थोड़ा बहुत इनिशिएटिव्स में डिस्कस करता हूँ, तो मैं देखा हूँ काम काफ़ी कर रहे हैं. इतना बड़ा कंट्री है, इतना आसान नहीं है. पर व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि हेल्थ केयर जो हमारे करेंटली इंडिया में है वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व और इम्प्रूव होगा? आई थिंक दो चार चीज़ें हैं. एक तो आपको सबसे पहले प्रिवेंटिव health care, like it, you have to focus on maybe subsidize some of these things. For example, today you go to a gym. I mean, we don't have gyms, but I'm saying you go to a gym. Why does the government levy same GST on gyms? The gym should be subsidized. Reward a positive behavior in people. We don't have flexible insurance in India. It means that an unhealthy person and a healthy person both have same kind of insurance premiums. So what is the incentive for an unhealthy person to become healthy? Maybe a flexible premium where if somebody attains their health goals, the insurance premium will go down. That can benefit the masses, right? So flexible insurance premiums. Then complete ban on alcohol and tobacco products. Like people think that these products, they bring in tax. Actually, they have a 3 times more health burden. The number of people which are dying and the healthcare system is basically spending their resource and trying to save those people is 3 times the revenue that these products generate for the government. So the tax is not worth having. Alcohol and smoking should be banned. And we know that Gujarat is a model, so they have done it. So I don't think that rest of the states cannot do it. These should be declared a public emergency, alcohol and tobacco, with like immediate effect. Correct. They are hurting the population. And then other thing that government can do is they can incorporate, like they have added sugar board, they have added a fat board in schools. But see, that is a very transient thing. That is not a policy level change. What they have to do is they have to literally integrate nutrition as a part of the curriculum. 100%. Kids don't need 3 different languages because they can learn those languages when the need arises. They can use a translator app, but they don't understand nutrition and they don't learn it, they are losing on their health. So nutrition should be a compulsory subject. And at least make it a part. Like in Japan, they are literally teaching nutrition to kids in school. Then we don't have a way where fit people or athletes are getting into a financially rewarding situation if they pursue their passion. Like in other countries, an athlete also has a way to become a successful person and they get access to scholarships and everything. In India, we have math Olympiad, we have physics Olympiad, we don't have fitness Olympiads. So what is the incentive for a kid to pursue fitness or
engage in healthy behavior if there's nothing, no reward attached to it. So government should focus on scholarships based on fitness, based on sports. These are some of the things that are very basic things that government can do, and it will have like long-lasting effects. Well, that's very powerful. So summarizing 5 points you mentioned, subsidizing gyms in the sense कि not subsidizing, but at least उतना GST तो मत लो यार, same GST मत लो जितना आप बाकी सब industries में ले रहे हो. One is subsidizing gyms. Second is flexible health insurance. So a fitter person should probably pay lesser than an unfit person. Yes. Third is banning alcohol and tobacco all across the country. Yeah. Fourth is nutrition in the school curriculum. Yes. And fifth is having some sort of a financial reward for athletes, just the way we have a math Olympiad, we should also have a fitness Olympiad. Sure, yeah. Very powerful. I think if all of these 5 things are done, I can definitely see India significantly improving. Yeah. There are obviously hundreds of initiatives we need, but these 5 sound very strong. Thank you so much, JC. This was absolutely wonderful chat. And I'll say one thing. I don't think I know anyone else who has as much knowledge in health and nutrition as you do. Thank you. And fitness as a whole. So, beautiful chat. So glad, you're very kind, and always a pleasure. So, JC, before you go, I have a small hamper for you. Sure. So, I want to give you a box of only what's needed. Okay, nice. And this is our whey protein powder. So, Do you want me to open it? sure. This is very nice. I really loved it. Like you literally brought the label back from the front. Actually, कोई front ही नहीं है. फ्रंट नहीं है, दोनों Front साइड ही नहीं है, खाली दोनों side ज्ञान है. back ही back है. Nice, very interesting. I love it. It's almost like you have shared your entire journey here. This is really well made and well thought of. Thank you. It's good. And now it's going to put pressure on a lot of other people who are making it. So like, everybody is going to be like, हमको nutrition label front पे चाहिए. But it's a good thing. You're making it hard for people, because you're now changing the standards, not upgrading. You're like literally changing the standards. Thank you. So this is good. And one thing I want to add, that everything is built on votes. The reason why we are doing this voting thing is also that it's the easiest way to educate people. Right. No one has any interest कि pea protein क्या होता है, soy protein क्या होता है. Yeah. लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अच्छा आपके पास choice है ये 3 का, और मैं explain करूं, then people are interested. अच्छा. Yeah. And then they become, because they want to answer, they become responsible enough to check which is better. हाँ, तो वो Google भी करते हैं फिर कि अच्छा soy protein क्या होता है, pea protein क्या होता है, brown rice क्या होता है. So as a result, education भी बढ़ रहा है. Education बढ़ रहा है. Yeah. Perfect. Awesome. Thank you, JC. Thanks, buddy. Take care.